अन्नादिभोज्यं वस्त्रादि सर्वम् उत्पद्यते यतः ततो मृदा दिप्रतिमा पूजाभीष्टप्रदा भुवि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज आप लोगों को एक ऐसा कार्यक्रम बताने वाला हूँ जो बिल्कुल नया भी है और बड़ा अलग सा है। हालांकि ये कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, पर थोड़ी तर्क वाली ये विषय हो जाती है कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव किस भाव के अधिपति है। सुनने में बड़ा अजीब लगा, पर ये बड़ी अजीब बात है कि शुक्रदेव आपकी कुंडली के किस भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली किस लग्न की बनी है। शुक्रदेव किस भाव के स्वामी हैं और कहाँ बैठेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया फल देंगे, और किस भाव के स्वामी हैं तो वो थोड़े कमज़ोर परिणाम करेंगे। आज का कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित है, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम शेयर भी किया जाए, पसंद का बटन भी दबाया जाए और जय श्री कृष्ण भी लिखा जाए और रोज दिन का कार्यक्रम देखा जाए। रविवार के कार्यक्रम के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आवश्यक रूप से लिखें। रविवार का कार्यक्रम देखें और अपना प्रश्न भी बिल्कुल लिखें। एक प्रश्न हो तो ज़्यादा आवश्यक, बढ़िया रहेगा। आइए, मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 16वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसमें वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण पुरुष और स्त्री दोनों को करना चाहिए, दोनों कर सकते हैं और इनकी पूजा से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। यहाँ सिर्फ आपको पुत्र, संतान, दाम्पत्य, परिवार और सुख सौख्य की बात नहीं है। जो भी चाहिए वो सब कुछ पार्थिव शिवलिंग की उपासना से मिल जाता है ना। आप लोगों को जैसे जैसे शिव पुराण आप पढ़ते जाएंगे, आप लोगों को इतनी सारी बातें एक एक दिन पता चलती जाएंगी कि आप एक दिन जब ये शिव पुराण पूरा संपूर्ण खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे, कितना सारा ज्ञान इसमें हमारे पुराणों में भरा पड़ा है। तो अभी तक हमने क्या बात कही, दान किसका करना चाहिए, कौन कौन सुन सकता है, कैसे सुनना चाहिए, शिव पुराण की कथा कैसे कहनी चाहिए, ये सब बातें मैंने अपने कार्यक्रम में लगभग एक एक दिन करके सारा बता दिया है। अभी हाल फिलहाल आज हमारी चर्चा इस बात को लेकर के हो गई कि मृतिका, मिट्टी के शिवलिंग की उपासना सर्वोत्कृष्ट होती है और श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होती है। आइए विषय पे लेके आता हूं। प्रश्न उठता है कि आपकी कुंडली किस लग्न की है, और किसी न किसी लग्न की तो होगी, पर उसमें हम एक प्रमुख ग्रह शुक्र की बात करते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव किस भाव के अधिपति हैं। अगर शुक्र को हम देखने चलते हैं तो जितने भी सुगंध वाले पदार्थ हैं, जिसमें भी सुगंध है, दुर्गंध की बात नहीं, सुगंध, जिसमें भी सुगंध है, जिसमें भी अनुभव है, जिसमें भी सुंदरता है, जिसमें भी लचीलापन है, अनुभव है, ज्ञान है, परिष्कृत रूप है, व्यवहार है, बेहतरीन है, चीज़ों को सजाना है, संतुलन है, अपने ज्ञान, अपने बल, अपने पराक्रम का अनुभव जिसको बहुत बढ़िया है, ये सब शुक्र के अंतर्गत आता है। शुक्र किसी को भी जिसकी कुंडली में होंगे उसको आकृष्ट कर लेंगे। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बढ़िया होता है वो किसी न किसी तरीके से जीवन का सभी सुख प्राप्त कर ही लेता है, अच्छाई से ही करता है, ऐसे कोई लूट घसोट करके नहीं करता। पर बात आती है कि शुक्रदेव हमारी कुंडली के कौन से भाव के अधिपति हैं। बहुत छोटा कार्यक्रम है, पर बहुत ही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जन्म कुंडली में शुक्रदेव कहाँ कहाँ के अधिपति हैं तो अच्छे परिणाम करेंगे। पहले इसी पे बात करते हैं। लग्न में अगर उनकी राशि बनी हो तो अच्छे हैं। शुक्रदेव की राशि अगर लग्न में बनी हो, और विशेषतया अगर जन्म कुंडली के लग्न में विषम संख्या की राशि उनकी बनी हो, मतलब 7, है ना, तो अगर शुक्रदेव की राशि लग्न में बन गई तो बहुत अच्छी है। इसके बाद
अगर शुक्रदेव की दूसरी राशि विशेषतया 2 हो या 7, दोनों में से कोई एक राशि जन्म कुंडली के चौथे भाव में बन जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। चाहे 2 नंबर लिख दे, चाहे 7 नंबर। अब याद रखिएगा कि यहां 7 नंबर लिखा है तो यहां कुछ और लिखेगा, पर मैं सभी लग्नों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो अगर आपकी कुंडली के लग्न में शुक्रदेव की राशि बन गई और 7 नंबर बन गई तो उत्तम ही नहीं, सर्वोत्तम है, बेहतरीन है। यहीं पे अगर यहां भी 7 नंबर लिख देता है तो ये और ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगर जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में 7 नंबर लिख दे तो ये और बढ़िया होता है। मतलब लग्न से चतुर्थ और एकादशवें भाव में अगर 7 नंबर लिख दे तो ये और बढ़िया है। 2 नंबर भी लिखेगा तो ठीक है, पर अच्छा ज़्यादा कितना रहेगा तो अच्छाई देने के मामले में, जातक को परिणाम देने के मामले में अगर एकादश में लग्न और तीसरे भाव में 7 नंबर लिखे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में 2 नंबर लिख दे, 2 नंबर लिख दे 12वें भाव में अगर 2 नंबर लिख दे तो ये भी बहुत अच्छा हो जाता है। याद रखिए, प्रत्येक राशि मूल त्रिकोण राशि और गौण राशि, शुक्र की 2 राशियां हैं। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है और गौण राशि वृषभ है। तो 12वें भाव में अगर 2 नंबर लिखा है तो ये बहुत अच्छा होता है शुक्र को फल देने के लिए। अगर 12वें भाव में 7 नंबर लिखेगा तो उससे से ज्यादा बढ़िया रहेगा कि यहां 2 नंबर लिख दे। बहुत ध्यान से और तर्क की बात है, बहुत समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में 2 नंबर लिख दे तो ये और बढ़िया होता है ना। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में 7 नंबर लिख दे उससे ज्यादा बढ़िया है कि यहां 2 नंबर लिख जाए, मतलब मेष लग्न की कुंडली बन जाए। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर वृष राशि का निर्माण हो रहा है तो ये बहुत ही संतुलित और बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। अब बात करते हैं, अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में 7 नंबर लिख दे तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। याद रखिए, जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर तुला राशि का निर्माण हो रहा है तो ये अतिरिक्त सफलता देने वाला होता है और व्यक्ति को प्रतिष्ठित बनाता है। यहां इसके परिणाम अच्छे ही होंगे, चाहे कुछ भी परिणाम है अच्छा ही होगा। क्लियर है। और 2 नंबर कहां लिखे, 12वें और दूसरे। एक और अंक जहां पे 2 नंबर लिखेगा तो बहुत अच्छा होगा, बताऊं कौन सा? जन्म कुंडली का 8वां भाव। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में वृष राशि का निर्माण हो रहा होगा तो सोचिए, यहां 2 लिखा, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, मतलब लग्नेश भी होंगे और अष्टमेश भी होंगे। तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर 2 नंबर की राशि बन जाती है तो यहां के शुक्रदेव जातक को जीवन में परिणाम ही नहीं श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बना देते हैं। ऐसे ही करके मैं प्रत्येक ग्रह पे एक नई सीरीज बना देने वाला हूं जिसकी शुरुआत मैंने शुक्रदेव से की है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसी स्थिति बनी है। 12वें और दूसरे भाव में 2 नंबर लिखना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। लग्न, चतुर्थ, पंचम और एकादशवें भाव में अगर 7 नंबर की राशि बनी है तो यह अच्छी बात है। साथ ही साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर वृष राशि का निर्माण हुआ है तो बहुत अच्छा है। यह तो राशि की बात रही, पर शुक्र कहां कहां बैठ करके जातक को और भी ज्यादा भरने वाला बना देते हैं। तो इस पे बात आती है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र कभी खराब परिणाम नहीं देते हैं। अपनी राशि के बैठे हैं तो ये और भी ज्यादा मजबूती से लागू हो जाएगी ये बात। जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में किसी भी राशि में बैठे शुक्र कभी खराब परिणाम नहीं देते हैं। अपनी राशि के बैठे हैं तो ये और भी अच्छी बात हो जाएगी। और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे शुक्र कभी भी खराब परिणाम नहीं देते हैं। इसमें तो शास्त्र की प्रमाण की ही बात है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। उसी तरीके से शुक्रो दश सहस्त्राणी, लग्न में अगर शुक्र बैठ जाते हो किसी भी राशि की कुंडली के लिए तो ये कभी भी असंतुलित परिणाम नहीं देते हैं। और 12वें भाव में अगर शुक्र की राशि बनती हो या शुक्र बैठे हो तो कभी भी ये असंतुलन पैदा नहीं करते हैं। बाकी एक बात और है, इसके अतिरिक्त जहां जहां मैंने उनकी चर्चा नहीं की है, जिन जिन भावों पे, जैसे तीसरे पे नहीं किया है, छठवें पे नहीं किया है, 7वें पे नहीं किया है, 9वें पे नहीं किया है और 10वें पे नहीं किया है, यहाँ के शुक्र अगर अपनी राशि में बैठेंगे तो सामान्य परिणाम देते हैं। जैसे 10वें स्थान में वो सामान्य परिणाम देंगे, 9वें स्थान में वो संघर्ष के साथ भाग्य का उदय देते हैं, फिर व्यक्ति का विकास एक तरफा हो जाता है।
छठवें भाव में रुग्णता आ जाती है, सप्तम भाव में दाम्पत्य में परेशानी आ जाती है, तीसरे भाव में व्यक्ति आलसी हो जाता है ना। बड़ा रोचक कार्यक्रम। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।